उत्तर प्रदेश के नक्शे को डीकंस्ट्रक्ट करना है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। हम सीधे पॉइंट पे आएंगे, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ और लेक्स। बेसिकली वो सब कुछ जो पता होना चाहिए ताकि नक्शा दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। और देखिए, इसे रटने की जरूरत नहीं है। यूपी के भूगोल में ना एक पैटर्न है, एक लॉजिक है। अच्छा। हाँ, मतलब जो दक्षिणी हिस्सा है, जो पठारी है, वो खनिजों का खजाना है। और उत्तरी हिस्सा जो तराई का इलाका है, वो वाइल्ड लाइफ का घर है। अगर ये डिवीजन समझ आ गया ना, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। बात सही है। यूपी को वैसे मिनरल रिच स्टेट नहीं माना जाता, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा तो गंगा के मैदानों का है, जहां सिर्फ उपजाऊ मिट्टी है, खनिज नहीं। असली कहानी तो किनारों पर है। तो चलिए इसी पैटर्न को पकड़ते हैं। हम एक मेंटल जर्नी पर निकल रहे हैं, यूपी के नक्शे पर, साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस जिले पर फोकस करते हैं जिसकी लोकेशन नक्शे पर बहुत यूनिक है। ऐसा लगता है जैसे वो यूपी से ज्यादा मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसकी इस अजीब ज्योग्राफी का यहाँ मिलने वाले खनिजों से कोई लेना देना है? क्या कमाल का सवाल है। बिल्कुल लेना देना है। ललितपुर असल में बुंदेलखंड पठार का ही एक हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अच्छा, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। हाँ, इसीलिए यहाँ की जियोलॉजी भी वैसी ही है। और यही वजह है कि यहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार मिलते हैं। यूरेनियम? हाँ, ये सिर्फ एक रटने वाला तथ्य नहीं है, बल्कि ये यूपी को देश के परमाणु ऊर्जा नक्शे पर एक संभावित खिलाड़ी बनाता है। भले ही भंडार सीमित हों, ये इस पठारी क्षेत्र की अनूठी भूवैज्ञानिक विरासत का सीधा परिणाम है। यूरेनियम, ये तो बड़ा पॉइंट है। और मैंने सुना है कि हाल में वहां सोने की भी बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, सोनाराई क्षेत्र में सोने के भंडार की संभावना भी मिली है। तो ललितपुर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। यूरेनियम, सोना और साथ में रॉक फॉस्फेट भी यही मिलता है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। तो एक ही जिले में 3 बड़े नाम। एक ही जिले में, हाँ। अंडरस्टूड। ललितपुर से अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, बांदा की तरफ। यहाँ क्या चमक रहा है? बांदा में चमकता है हीरा। हीरा? हाँ, डायमंड। भारत में पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अगर कहीं हीरा मिलता है तो वो यही है, भले ही मात्रा कम हो। ये एक और की फैक्ट है। वाह। इसके अलावा बॉक्साइट भी यहाँ का एक प्रमुख खनिज है। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का सोर्स? जी। तो क्या ये सिर्फ बांदा में ही मिलता है? नहीं, बॉक्साइट की जो पट्टी है वो बांदा से लेकर चित्रकूट और वाराणसी तक फैली हुई है, लेकिन बांदा इसका एक मुख्य केंद्र है। अच्छा। साथ ही डोलोमाइट भी यहाँ मिलता है, जो स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। तो बांदा मतलब हीरा और बॉक्साइट। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम, बांदा में हीरा। अब आते हैं इस बेल्ट के सबसे पूर्वी और सबसे पावरफुल जिले पर, सोनभद्र। यह जिला 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है और ऐसा लगता है कि खनिजों का भी पावर हाउस है। पावर हाउस शब्द सोनभद्र के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ ये जानना आकर्षक है कि यह जिला यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। सिंगरौली क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से एक है। सिंगरौली? हाँ। देश का ज्यादातर कोयला गोंडवाना चट्टानों से आता है और सिंगरौली उसी का हिस्सा है। ये यूपी की ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है। और कोयले के अलावा सीमेंट फैक्ट्रियों का भी जिक्र आता है सोनभद्र के साथ। बिल्कुल, यहाँ के कजराहट क्षेत्र में हाई ग्रेड चूना पत्थर मिलता है। अच्छा, कजराहट में? हाँ, और वो सीधे मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है। इसके बिना यूपी में कंस्ट्रक्शन की कल्पना करना मुश्किल है। और तो और ललितपुर की तरह यहाँ भी हरदी क्षेत्र में सोने के भंडार की संभावना जताई गई है। बॉक्साइट और डोलोमाइट तो यहाँ भी मिलते हैं। अरे वाह! सोनभद्र सच में एक वन स्टॉप शॉप है खनिजों के लिए। कमाल है। तो ये तो हुई जमीन के नीचे की कहानी। दक्षिणी पठार में ललितपुर, बांदा और सोनभद्र, ये तिकड़ी याद रखनी है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम नक्शे पर ऊपर की ओर नजर दौड़ाएं तो यूपी की जमीन के ऊपर भी एक अलग ही दुनिया बसती है ना? हाँ बिल्कुल। मैं तराई के जंगलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब हम पूरी तरह से एक अलग इकोसिस्टम में जा रहे हैं। तराई क्षेत्र जो शिवालिक की तलहटी का नम और दलदली इलाका है। यहाँ की कहानी है जैव विविधता की, घने जंगलों की और वन्य जीवों की। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज इसी बेल्ट में है। अच्छा। ये सब 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, जो भारत में कंजर्वेशन का एक मील का पत्थर था। तो इस बेल्ट के सबसे बड़े नाम से शुरू करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूपी का इकलौता नेशनल पार्क है। इसकी क्या कहानी है?
दुधवा की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये लखीमपुर खीरी जिले में है और बाघ और एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। बाघ और गेंडा, ठीक है। इसे मशहूर कॉन्जर्वेशनिस्ट बिली अर्जुन सिंह के प्रयासों से पहचान मिली। पहले ये 1968 में एक पशु विहार था, फिर 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में असल में फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आपने कहा दुधवा पहले अभयारण्य था, फिर उद्यान बना। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वन्यजीव अभयारण्य से एक कदम ऊपर है। ऊपर है। हाँ, अभयारण्य में कुछ मानवीय गतिविधियों की, जैसे सूखी लकड़ी इकट्ठा करना या मवेशियों को चराना, इनकी सीमित अनुमति हो सकती है। अच्छा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इन सब पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी होती है। वहाँ किसी भी तरह का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। ये संरक्षण का सबसे ऊंचा स्तर है। गॉट इट। तो दुधवा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पर है। बिल्कुल। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है ना? यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और कहाँ-कहाँ? ये मैचिंग के लिए जरूर आता है। हाँ, दुधवा को 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रदेश में अब कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। 4। हाँ, और उनकी लोकेशन और साल याद रखना जरूरी है। पहला है दुधवा, लखीमपुर खीरी में 1987 में बना। ये यूपी का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, पहला दुधवा। दूसरा है अमनगढ़, जो बिजनौर में है। इसे 2012 में घोषित किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। अरे वाह, ये तो अच्छा कनेक्शन है। तीसरा है पीलीभीत, जो पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिलों में फैला है। इसे 2014 में घोषित किया गया और ये बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार भी जीत चुका है। हाँ, ये तो खबरों में था। और चौथा और सबसे नया है रानीपुर। रानीपुर, ये चित्रकूट और बांदा में स्थित है और इसे 2022 में घोषित किया गया। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी है। रानीपुर। तो टाइगर रिजर्व्स की कहानी दक्षिण के पठार तक भी पहुंच गई है। ये एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। बिल्कुल। तो दक्षिण में खनिज, उत्तर में वन्यजीव, ये विभाजन तो एकदम साफ है। अब उन बिखरे हुए लेकिन बेहद जरूरी पॉइंट्स की बात करते हैं। वेटलैंड्स, या जिन्हें हम रामसर साइट्स कहते हैं। ये तो पूरे राज्य में फैली हैं। इन्हें कैसे याद रखा जाए? इन्हें याद रखने के लिए हमें ज्योग्राफी से ज्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। सबसे पहले रामसर साइट होती क्या है? ये ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था, इसीलिए इन्हें रामसर साइट्स कहते हैं। यूपी में कुल 10 हैं। सबको रटना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रमुख साइट्स के लिए हम मजेदार ट्रिक्स बना सकते हैं। हाँ, ये मेमोनिक्स एग्जाम्स में लाइफ सेवर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली साइट है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा। अब सोचिए, खीरा कौन खाते हैं? खीरा संत लोग। बिल्कुल, संत लोग अपने सादे भोजन में खीरा पसंद करते हैं। तो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। खीरा से संत कबीर। वाह, ये तो क्लिक कर गया। खीरा = संत कबीर नगर। अगला कौन सा है? अगला है सांडी पक्षी विहार। सांडी। अब कल्पना कीजिए, जब कोई बहुत ज्यादा हद कर देता है तो घर वाले गुस्से में क्या कहते हैं? सांड की तरह पड़ा रहता, हद कर दी है। हाँ, ये तो होता है। तो सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। हद से हरदोई। सांड और हद से हरदोई, ये तो अब कभी नहीं भूलेगा। ब्रिलियंट। और कोई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। ये आगरा में है। कीठम झील, आगरा। हाँ, अब सूरदास जी का संबंध भी ब्रज क्षेत्र से रहा है और आगरा भी उसी का हिस्सा है, तो सूर सरोवर को आगरा से जोड़ना आसान है। ये 2020 में रामसर साइट बनी थी। ठीक है, सूर सरोवर, आगरा, ये भी लिंक हो गया। और हैदरपुर वेटलैंड, वो भी काफी नया और चर्चित है। हाँ, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में मान्यता प्राप्त यूपी की 10वीं रामसर साइट है। 10वीं। इसकी लोकेशन थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये 2 जिलों की सीमा पे है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। अच्छा, 2 जिलों में। हाँ, और ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का ही एक हिस्सा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो हैदरपुर को हस्तिनापुर से याद रखना है। परफेक्ट। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम की है। चलिए, अब सब कुछ पक्का करने का टाइम है। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हाँ। मैं संसाधन या जगह का नाम लूंगा और आपको जोर से और तेजी से जिले का नाम बताना है। रेडी? एब्सोल्युटली, लेट्स डू इट। कांच बालू, जिसे सिलिका सैंड भी कहते हैं। प्रयागराज, बांदा,
चित्रकूट और चंदौली का चकिया क्षेत्र भी। करेक्ट। अगला बॉक्साइट। बांदा, वाराणसी, चित्रकूट। शानदार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ललितपुर में। सबसे नया टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट और बांदा में, 2022 में घोषित। सबसे बड़ा पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज में। सॉरी, बिल्कुल सही। कोयला। सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। और आखिरी सवाल, यूरेनियम। ललितपुर। फैंटास्टिक।